कमल किशोर बालोत्रा, राजस्थान से हम आए। मेरा नाम रूपाली है। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मेरा नाम पुलकित है, मैं मेरठ से आया हूँ। मैं जयप्रकाश बालानी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आया हूँ। जुले, मैं हेमा तोलानी, अहमदाबाद गुजरात से हूँ। ये एक भारत है, ये श्रेष्ठ भारत है और ये अनुभव हर बार नए रूप में और विशाल रूप में नजर आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। 28 साल पहले लगाया गया एक पौधा अब वटवृक्ष बन चुका है। कुछ लोगों के साथ में शुरू की गई यात्रा अब एक जन सैलाब में तब्दील हो चुकी है। सिंध क्षेत्र, सिंधी भाषा, सिंधी संस्कृति, सिंध को याद करने के लिए या उस संस्कृत को एक पुनर्जीवित करने के लिए जो यात्रा शुरू की गई थी, दरअसल अब वो यात्रा पूरे देश की आवाज बन चुकी है। हम जिक्र कर रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में सिंधु यात्रा की, क्योंकि अब सिंधु यात्रा महज सिंध क्षेत्र, सिंध भाषा की बात नहीं करता है, वरन अब ये एक बृहत भारत की बात करता है। हमारे कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेकर के घूम रहे हैं। संविधान में ये प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को लिए जो आवंटित राशि होगी वो उन्हीं के कल्याण के लिए खर्च की जाएगी। देयर विल बी नो डाइवर्जन। जो SC/ST के लिए पैसा अलॉट हुआ है, चाहे शेयरेबल स्कीम में हो चाहे और किसी स्कीम में हो, वो पैसा उन्हीं के कल्याण के लिए लगेगा। इट इज ए प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कर्नाटक में जो SC/ST के लिए पैसा दिया गया या आवंटित था, उसका डाइवर्जन कर दिया गया और जो राहुल गांधी जी की गारंटी थी या गारंटियां थी, उनको पूरा करने में वो पैसा लगाया जा रहा है। ये सरासर संविधान का उल्लंघन है। इट इज ए वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि आप एक हाथ में किताब लेकर के चलते हैं और कहते हैं ये संविधान है, और जब हमारी लोकसभा में बहुत से लोगों ने पूछा इसके चैप्टर कितने हैं, इसके पेज कितने हैं संविधान में, तो कोई जवाब नहीं दे पाए। और आर्टिकल 338 में ऐसी कमीशन की व्यवस्था की गई, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि डाइवर्जन हुआ है कर्नाटका में, और कोई छोटा मोटा फंड का डाइवर्जन नहीं हुआ है, बड़ी मात्रा में फंड का डाइवर्जन किया उन्होंने। आप देखिए कि SC/SP और TSP इन दोनों के लिए 39,121 करोड़ जो पैसा था, उसमें से 14,730.53 करोड़ रुपए की राशि जो SC/ST के लिए था, कल्याण के लिए, वहां से डाइवर्जन किया 14,730 करोड़ का। और वो
जो कांग्रेस ने वहां गारंटी दी कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे या जो भी गारंटी दी, उसमें खर्च कर रहे हैं। ये खुला उल्लंघन है संविधान का। और अनुसूचित जाति के कल्याण के नाम पे जो सरकार आई, वो अनुसूचित जाति जनजाति समाज का गला घोंट रही है। उनके कल्याण में जो पैसा लगना चाहिए, वो इनके राजनीतिक मजबूरियों में पैसा लगा रहे हैं, डाइवर्जन करके। हम इसकी निंदा भी करते हैं और कठोर कार्रवाई की मांग भी करते हैं। और श्री राहुल गांधी से हम पूछना चाहते हैं कि संविधान की जो पुस्तक है, वो पवित्र पुस्तक है, उसका फेक नैरेटिव चला करके वो कुछ सीटें तो जीत गए हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति का दिल नहीं जीत सकते। इसलिए हम कठोर कार्रवाई की मांग कर्नाटक सरकार से करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और राहुल गांधी जी, हम स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि ये आपका जो दोहरा चरित्र है, वो जनता देख रही है। आपको इसमें क्या कहना है? आपके कुछ क्वेश्चन हो तो पूछे जा सकते हैं। जी, देखिए, जब वित्तीय अनियमितताएं होती है तो संविधान में ही प्रावधान है और कर्नाटक सरकार को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कार्रवाई करनी चाहिए। और एक चीज और सामने आई है कि जो महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम था, उसके जो लेखा अधीक्षक है चंद्रशेखरन पी, उन्होंने 21 मई 2024 को जो सुसाइड था, उसमें भी उन्होंने लिखा है, नोट में भी, कि इतना प्रेशर था उन पे फंड डाइवर्जन का। तो इस सब में कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं। आप दोनों के प्रश्न भी बहुत शानदार हैं। वाकई वो उन्होंने क्या समझा कि सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर लो। ये जो सिस्टम, एक फेक नैरेटिव का जो प्रचलन शुरू हुआ है, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं अगर आपको एक बात करूं 1952 की, आपने अच्छा याद दिलाया। 52 में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एक उम्मीदवार थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के दल पे, मुंबई नॉर्थ, वो सीट थी सुरक्षित। और वहीं एक सीट पे एक जनरल कैंडिडेट भी खड़े थे, समाजवादी। अब इसमें उनका मतपत्र अलग, इनका मतपत्र अलग। 52 में जनता भी 15% मेरे ख्याल में शिक्षित रही होगी, मैं डेटा एग्जैक्ट नहीं है। तो वो जो अधिकारी होते थे, जो निर्वाचन करने वाले, उनसे पूछते थे वोट कहां डालना है। 52 की बात कर रहा हूं। तो फेक नैरेटिव चलाया साम्यवादियों ने डॉक्टर बी.आर. बाबा साहब को हराने के लिए कि आप 2 वोट डालोगे तभी बाबा साहब जीतेंगे। तो बाबा साहब के मत पत्र पे 1 वोट तो उन्होंने बाबा साहब के सामने डाल दिया। उनका चुनाव चिन्ह शायद उस समय हाथी था। और 1 वोट और डलवा दिया, 1 वोट और डलवा दिया। और ये जनता में कह करके फेक नैरेटिव, ये फेक नैरेटिव 52 से ही चल रहा है कि आप 2 वोट डालोगे
तभी बाबा साहब जीतेंगे। और बाबा साहब चुनाव हारते हैं 14,000 समथिंग से, लेकिन 74,333 वोट खारिज होते हैं कि एक आदमी ने 2 वोट डाल दिए, 2 आदमियों के ठप्पे लगा दिए। तो ये फेक नैरेटिव जो आप कह रहे हो, ये इन्होंने चला करके ये हमारी गारंटी हम पूरा करेंगे। तो भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे करके ही पहले करना चाहिए ना। अब लड़ रहे हो आपस में। मैंने भी संकल्प पत्र राजस्थान का बनाया है पूरा। मैंने उसमें हम इकोनॉमी की साइज कितनी रखेंगे, हमने $350 बिलियन कहा। हम 500 भी कह सकते थे, लेकिन हमने राजस्थान का फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखा, रिसोर्स देखा, कितना रिसोर्स आता है, उसके आधार पर ही हमने $350 बिलियन रखा। उन्होंने ये देखा ही नहीं कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और अब लड़ रहे हैं। जनता पिस रही है और अनुसूचित जाति जनजाति के आदमी परेशान हो रहे हैं। उनको लगा भी ये कल्याण करेंगे, ये अपना कल्याण कर रहे हैं और उनके पैसे के दम पर कर रहे हैं। पैसा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए अलॉट है, उस पैसे को निकाल रहे हैं और निकाल करके गारंटी पूरी करने का काम कर रहे हैं। ये जनता के साथ धोखा है। नहीं, क्या काम, मुझे जानकारी नहीं, क्या बोले ये? अभी सर इज नॉट अवेयर ऑफ इट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठक जी, आप तो बहुत पुराने आदमी हो। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट देखो, उस समय ही आप बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब को याद कर लो ना। यहां उन्होंने कहा प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं है क्या, सीआरपीसी लागू नहीं है क्या, उस समय भी डिबेट थी। यह विषय अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास है और राज्यों ने इसमें तेजी से काम करना शुरू किया है। गोवा में पहले ही से यूसीसी है, उत्तराखंड ने लागू कर दिया है, राज्य भी इस दिशा में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद आपको बताएंगे बैठ करके। नेक्स्ट जस्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए। और मैं तो ये समझ रहा हूं कि मैं 2 दिन से देख रहा हूं आपके प्रिंट मीडिया में भी और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस निर्णय की तारीफ हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, तभी तो ऐसी कमीशन ने पॉइंट आउट किया है। हमारा पैसा भी वो डाइवर्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ये अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए है, उसमें लगाइए। वो कह रहे, वो उनकी प्रेशर आ गया जो अभी प्रज्ञा जी कह रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहां से करे, तो यहां से करना है क्या? ये दुरुपयोग है, इट्स अ मिसयूज ऑफ पावर। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी ने कर्नाटक में SC/ST मामले पर जमकर घेरा है कांग्रेस को और उन्होंने कहा है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और राहुल गांधी को इस मामले में जवाब देना चाहिए, सफाई देनी चाहिए। और ये सीधा प्रसारण आप बीजेपी की प्रेस वार्ता का देख रहे थे। एक बार फिर से लिए चलते हैं अब अपने प्रोग्राम की ओर, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये बातें यहां से उठ रही हैं, ये आवाजें यहां से उठ रही हैं। सन 1997 से सिंधु उत्सव का शुभारंभ हुआ।
इस बार का सिंधु उत्सव 28वां सिंधु उत्सव था। 23 जून से 26 जून तक हर वर्ष ये सिंधु उत्सव होता है। भारत माता की। इस बार 28वां यात्रा थी और इस यात्रा में एक विशेषता ये रही कि जहाँ लेह में सिंधु घाट बना, सिंधु के तट पर हर साल जो सिंधु दर्शन यात्रा कार्यक्रम होता है, इस बार कारगिल के लोगों ने मन बनाया कि सिंधु हमारे यहाँ से बहती है, यहाँ पर भी कार्यक्रम होना चाहिए। हमारे देश की संस्कृति की परिचायक सिंधु नदी और उस सिंधु नदी के किनारे बसा ये लेह शहर, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को थी। यहाँ तक कि हमारे नीति निर्माताओं को भी उसकी जानकारी नहीं थी कि हमारे इस छोटे से शहर से सिंधु नदी बहती है। और यहाँ का जो सामाजिक वातावरण था, परिवेश था, उसको बदलने में इस सिंधु नदी इतना बड़ा रूप ले लेगी, वो आज हम इस 28वीं सिंधु दर्शन यात्रा में देख रहे हैं। तेईस जून वो दिन है जब एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। इसके लिए प्रजा परिषद के आंदोलन का नेतृत्व करते हुए तत्कालीन अब आज का भारतीय जनता पार्टी, उस समय के तत्कालीन भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत का दिन है। और यह शहादत इस बात के लिए है कि राष्ट्रीयता की कमिटमेंट है, वन नेशन, वन पीपल, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन सिटीजनशिप। सिंधु यात्रा जो 28 साल पहले माननीय इंद्रेश जी ने जो सपना देखा था कि लेह लद्दाख जो भारत माता का हमारा हिमालय जो मुकुट है और कैलाश मानसरोवर से निकलकर विश्व की सबसे लंबी ये नदी सिंधु नदी जो अरब सागर में मिलती है, ये हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी कि शायद हिंदुस्तान में सिंधु नदी नहीं बहती। लेह लद्दाख में इसको इंडस बोलते थे। इसी नदी की खोज कर 1997 में उन्होंने पहली सिंधु यात्रा निकाली और आज 28 वर्ष हो गए। पूरे इलाके में इस यात्रा से जो विकास कार्य हुआ, यहाँ का जो स्थानीय नागरिक है, चाहे वो बौद्ध धर्म को मानता हो, इस्लाम को मानता हो, सनातन को मानता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, लेकिन सिंधु यात्रा के प्रति उसके मन में बड़ा एक प्यार मिलता है। स्वच्छ, शीतल, निर्मल, धवल सिंधु नदी का ये जल वाकई मन प्रसन्नता से भर जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है, तमाम तनाव जो होते हैं वो खत्म हो जाता है। दरअसल नदियों का, पोखरों का ये महत्व ही है, भारत की संस्कृति में इनका बहुत बड़ा स्थान है। और जब आज इस तट पर हम यहाँ पर हैं तो ये तट वाकई अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है और हम ये कह सकते हैं कि अद्वितीय भी है। यही तट हैं जहाँ पर वेदों की संरचना हुई, यही तट हैं यहाँ से ही भारत की संस्कृति पली, आगे बढ़ी और आज पूरी दुनिया में अपना नाम कर रही है। दरअसल सिंधु नदी का जिक्र तब भी था जब गंगा का जिक्र नहीं था। आप सोच सकते हैं अतीत से आज को जोड़ रही है हमारी ये सिंधु नदी। तमाम बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, जब हम सिंधु की बात करते हैं तो भारत की संस्कृति बहुत आगे आती है और इस मायने में सिंधु यात्रा का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये यात्रा पूरी भारतीय संस्कृति को एक नए मायने में, एक नए तरीके से पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर रही है।
24 तारीख को परंपरागत रूप से सिंधु घाट पर यात्रियों का समागम था। इस बार यात्री हर पिछले 4, 5, 6, 7 वर्षों के अधिक यात्री थे और 1500 प्लस में यात्री थे और कुछ स्वतंत्र रूप से जो यात्री आए वो भी उस समय सिंधु उत्सव में सम्मिलित होने के लिए देश विदेश के सैकड़ों में यात्री और भी उपस्थित थे। जो एक सिंधु घाट था उसका मिशन क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको भी साफ सुथरा इस बार अंकित किया गया और इसलिए सिंधु का जो पुल छोटा बना था उसको पार करके जो एक छोटा टापू था उस पर प्रशासन ने आग्रह से और पेडेस्टल बना लिया था और वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर ब्रिगेडियर BD शर्मा CEC और उसके साथ साथ मेरे हाथों से भूमि पूजन हुआ, जहाँ पर घाट पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा, आदम कदम ऊंची बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रशासन ने इस बार अपनी भागीदारी अधिक बढ़ाई है और इसलिए उन्होंने मुख्य मार्ग से सिंधु भवन जो 1.5-2 फरलांग ही दूर है वहाँ तक की मेटल रोड जो है वो पक्की की और स्वयं लेह हिल काउंसिल के जो CEC है वह और सिंधु दर्शन यात्रा समिति के प्रमुख पदाधिकारियों ने मिलकर उसका लोकार्पण किया। यह इस बात का प्रतीक हुआ कि सरकार और प्रशासन हमेशा मददगार रहती थी, परंतु इस बार वो बहुत आगे बढ़कर मददगार थी सिंधु यात्रियों के लिए। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से आई हूँ। इस बार सिंधु दर्शन यात्रा को अटेंड करने आए थे हम बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट डे देखा था बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्या क्या कल्चर है यहाँ का, लद्दाख का, कैसे कैसे यहाँ पे कैसे फाइट्स हुई हैं, कैसे चाइना पाकिस्तान से हमने कैप्चर किया जो भी हमारे पार्ट्स थे, यहाँ के जो भी कल्चरल इवेंट्स हैं, कल्चरल बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, उसको प्रमोट करने के लिए सिंधु नदी की हमने को देखा, एक्सपीरियंस किया अपना वहाँ पे सब कुछ, सारी चीज़ें, हिस्ट्रीज, कल्चर्स, एवरीथिंग। सो या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू कम अगेन टू दिस सिटी ऑफ माउंटेन। मैं मेरठ से आया हूँ और इस सिंधु दर्शन हम यहाँ पे 23 तारीख को सिंधु दर्शन प्रोग्राम महोत्सव के लिए जुड़े थे। हम 40 लोग करीब आए थे मेरठ से यहाँ पे और काफ़ी प्रोग्राम इन्होंने काफ़ी अच्छा करा है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने 28 राज्यों के हमें नृत्य ये सब दिखाए थे और जो इन्होंने हमारा घूमने का प्रोग्राम करा है, जो होटल करा है कमेटी ने, काफ़ी सराहनीय का है। इस बार हर बार की तरह सिंधु दर्शन क्यों और लद्दाख क्या है, इसकी अपील करते हुए एक बात सारे यात्रियों से कहा गया कि आप मार्केटिंग करेंगे तो किसी भी दुकान से करिए, परंतु खोंचे वाले, रेडी वाले से, पटड़ी पर बैठने वाले जो गरीब है और जो मजदूरी करता है उसको ज़रूर 500, 1000, 2000 की कमाई करवाइए, ताकि यहाँ के गरीब तब व्यक्ति को भी ये लगे कि ये सिंधु यात्रा मेरे भी विकास में और समृद्धि में सहयोगी है। एक चीज़ और जिसकी तरफ मैं बहुत ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी वो है कि ये सिंधु दर्शन यात्रा समिति लेह के विकास के लिए भी प्रयासरत है। यहाँ के जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए हम लोग बहुत काम करते हैं और जितने भी यात्री आते हैं उनको भी ये कहा जाता है कि आप यहाँ पर जितने भी वेंडर्स हैं और स्ट्रीट्स पर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनसे सामान खरीदिए, ताकि यहाँ की जो इकोनॉमी है उसका विकास हो। जहाँ सनातनी वहाँ आकर अपने ढंग से सारी पूजाएं कर रहे हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार भी
सिंधु मैया की पूजा का कार्यक्रम होता आ रहा है। अब यह सनातन बौद्ध समन्वय करते करते धीरे धीरे भारतीय धर्मों के समन्वय की भूमि होगी। इसी कार्यक्रम के अंदर कारगिल के CEC पहली बार आए और उसी के साथ साथ कारगिल से भी और लेह से भी मुसलमान भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कारगिल के अलावा आर्य वैली के लोग आए थे, वहाँ पर भी सिंधु घाट बना हुआ है। उन्होंने भी बार बार भाई साहब से आग्रह किया इंद्रेश जी से कि हमारे यहाँ भी सिंधु घाट का इसका पूरा विकास कर कर जिस तरह से गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में, इलाहाबाद में, बनारस में, कानपुर में, गढ़गंगा में घाट बने हुए हैं, हिंदुस्तान में भी जो 250 किलोमीटर लंबी सिंधु बहती है, जो कैलाश मानसरोवर से निकलकर ये बहुत पवित्र नदी जो आई है, जिसके प्रति हम हिंदू धर्म को मानने वाले की बड़ी आस्था है, जगह जगह पे घाट बने, पूरे देश के तीर्थयात्री आएँ और छत्तीस बिरादरी के तीर्थयात्री आकर आएंगे तो इस इलाके का बहुत बड़ा विकास होगा।